वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 14 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 14 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि संख्या 356yx 90 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई संख्या 90 से कब डिविजिबल होगा? जब वह संख्या 9 और 10 से डिविजिबल हो। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि जिसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, वह 10 से डिविजिबल होगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जिसका सम 9 से कट जाए वह संख्या क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है 356yx। देखिए, यह 10 से डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, यानी x की जगह पे अगर हम 0 रख दे तो आराम से यह 10 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर लेगा। और y की जगह पे क्या रखना? कोई संख्या 9 से कब कट सकता है? देखिए, 6 और 3 कितना होता है? 9, तो ये कैंसिल हो गया। 5 में क्या जोड़े कि वह 9 से कट जाए? तो आप देखिएगा, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो वह 9 से कट जाएगा। यानी y की जगह पे अगर हम 4 रख दे तो यह आसानी से क्या होगा? दोनों 90 से डिविजिबल होगा। यानी संख्या कितना हो जाएगा? 3, 5, 6। y की जगह पे 4 रखेंगे और x की जगह पे 0, यानी यह संख्या क्या है? 90 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी x के स्थान पे क्या आ गया? x के स्थान पे 0 और y के स्थान पे क्या आ गया? y के स्थान पे आ गया क्या? 4। ठीक है, यानी x के स्थान पे 0 और y के स्थान पे 4 आ गया। अब जो वैल्यू पुट करना है, y की जगह पे हम 4 पुट करते हैं और x की जगह पे 0, यानी 4 में से 0 जाएगा तो क्या होगा? 0, 4। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, पानी का एक ड्राम 3/4 भरा हुआ है। जब इनमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भाग भरा रह जाता है। ड्राम की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं? देखिए, ड्राम की क्षमता बोल रहा है तो जो 4 नीचे में दिया गया हमने मान लिया कि 4 यूनिट ही ड्राम की क्षमता है। ठीक है, 4 यूनिट। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? इस ड्राम का 3/4 भाग भरा हुआ है, यानी इस 4 का 3/4 भाग अगर हम निकालेंगे तो कितना यूनिट आएगा? 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट ड्राम भरा हुआ है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से 9 लीटर पानी निकाल लिया जाए। 3 यूनिट में से 9 लीटर पानी निकाल लेते, यह ड्राम 1/2 भाग भरा हुआ रहता है। यानी ड्राम की क्षमता कितना है? 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट का 1/2 भाग अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट क्या हो गया? वह ड्राम भरा हुआ रह जाएगा। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 यूनिट यहाँ है में से 9 लीटर घटाएंगे और यहाँ 2 यूनिट, यूनिट को यूनिट से घटाएंगे यानी 2 इधर आ जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 9। 1 यूनिट का वैल्यू 9। हमने क्या माना था? ड्राम की क्षमता 4 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 9 चौक 36, यानी 36। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक पुल में 3 नल है। ठीक, पुल को भरने में पहले नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को केवल 12 घंटे लगते हैं। तीनों नलों का उपयोग करते हुए पुल को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए, नल N1 है, वह क्या करता है? N1 नल 4 दिन में, तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा, यानी 4 गुने 24 घंटा में, यानी 4 चौको 16, 4 दूनो 8, 1 9, 96 घंटा में भर देगा। ठीक है, N2 नल क्या करता है? N2 जो है कितना दिन में? 2 दिन में, तो एक दिन में कितना? 24 घंटा, यानी 24 दूना कितना हो गया? 48, यानी 48 घंटा में भर जाएगा। 48 घंटा में। और तीसरा नल N3 है जो अकेला कितना देर में? 12 घंटा में भर देता है। ठीक, अब तीनों का क्या कर देंगे? एलसीएम ले लेंगे। देखिए, N1 कितना दिया गया? N1 हो गया 96 घंटा। N2 हो गया आपको कितना? N1 हो गया 96, N2 हो गया 48 और N3 हो गया कितना? 40। N3 हो गया 12। जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ गया? 96। यानी N1 एक बार में 1 यूनिट भरेगा। N2 का बात किया जाए तो 48 में डिवाइड किया 2, ये कितना से डिवाइड होगा? 12 छक 48, 4 मरते
8 मरते, 8 दूना 16, 8 मरते यानी 8 मरते, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 8 2 10 1 11। अब पूछ रहा है तीनों एक साथ कितना समय में भरेगा, टोटल है 96 यूनिट। एक बार में 11 यूनिट भरता है तो 11 से डिवाइड कर देंगे यानी इतना घंटा में भरेगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11 8 88, 88 और 8 क्या हो जाएगा 96, यानी 8.8/11 घंटा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से पीछे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया इसको हम एक बार लिख देते हैं, ठीक है। ये दिया गया 56, ठीक है, प्लस रूट अंडर कितना दिया गया 185, ठीक, प्लस 88, इस पे रूट कितना दिया गया रूट अंडर, फिर रूट में दिया गया 36 अब प्लस 19, ठीक। जब इसको सॉल्व करना है देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले पीछे से सॉल्व करते। कहने का मतलब रूट 36 जब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। 6 में अगर हम 19 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। 25 क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है, तो रूट से जब ये बाहर निकलेगा ये कितना हो जाएगा 5, यानी 88 × 5 हो जाएगा। यानी 88 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 × 44 यानी 440। 440 में 185 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 5, 8 2 10 2 12, 4 1 5 1 625 में रूट लगा हुआ है, तो रूट से जब 625 को बाहर निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 25, ठीक। 25 को 56 में जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 5 6 7 1 8 81, 81 रूट में लगा हुआ, रूट से बाहर निकलेगा तो 9 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकित संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकित संख्या है, जो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन के सहारे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए को देखिए, 2 अंकित संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 5 4 4 9 पहला कंडीशन, 7 2 9, ठीक है, 7 2 9 और 5 4 9, यानी पहला कंडीशन तो सब फॉलो कर रहा है। अब हमको दूसरा कंडीशन के लिए ऑप्शन ए का यूज करेंगे। ऑप्शन ए में क्या दिया गया 54 दिया गया। कह रहा है कि यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, यानी 54 को क्या लिख दिया 45, ठीक, और नई संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, इसमें अगर हम 9 ऐड कर देते हैं, ठीक, तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर है। इसके 3 गुना के बराबर होगा। क्या यह 3 गुना के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 9 5 14 के 4 हासिल, 1 4 1 5 54 हो रहा है। ये हो जाएगा 4 ते 12 के 2 हासिल है, 5 ते 15 1 16 162, दोनों बराबर नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी का प्रयोग करेंगे तो बी में कितना दिया गया 27, इसको जब चेंज करेंगे ये हो जाएगा 72। इसमें 9 को ऐड करना है और यहाँ क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21, 3 दूना 6, 6 2 8 यानी 81 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 81 और दोनों आपस में बराबर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी निश्चित राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3। यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 420 हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ए दिया गया है, बी दिया गया है और क्या दिया गया सी। ए और बी का रेशियो दिया गया 8:5, ठीक। बी और सी का रेशियो दिया गया कितना 2 और 3, ठीक। जब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 5 ते 15, 5 दूना 10 और 8 दूना कितना हो जाएगा 16, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या करा है ए और सी के हिस्से का अंतर, यानी यह 16 यूनिट है, सी 15 यूनिट है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया 420, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है तो वह राशि कितना है तो टोटल कर देंगे, यानी 6 5 11, 1 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4, यानी 41 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया 420, तो 41 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 420 मल्टीप्लाई 41, देखिए 0 2, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी 8 4 12 के 2 हासिल 1 4 चौको 16 1 17, यानी 17 2 00, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पे 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है तो वह राशि कितना होगा। 2 वर्ष का अमाउंट दिया गया है कितना
5% की दर से देखिए, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो 5% की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में 5 दूना 10, 10 रुपया इंटरेस्ट लेगा 2 वर्ष में, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, आपने देखा कि अमाउंट हो जाएगा हमको कितना, 110 रुपया, कितना 110 रुपया। प्रिंसिपल जब 100 रुपया माना, 2 वर्ष में अमाउंट 10 उसके यूनिट से 110 रुपया हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 110 का वैल्यू दिया गया 26,400, ठीक, यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 चौक 44, यानी 240, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 240, ठीक है। अब कह रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि कितना, 100 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू है 240, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, यानी 240 और 00 और आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। मालिक अपने प्रत्येक वस्तु को अंकित मूल्य पे 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा सेट 23,400 में बेचा जाता है तो उसका अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उसको क्या करता है, 30% अधिक अंकित कर देता है, यानी 130 रुपया अंकित कर देता है, और इस पे क्या करता है, 10% का छूट देता है। कितना, 10% का। 10% छूट करने का मतलब 90% में बेच रहा है, यानी 130 का 90% आप निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 117। देख लीजिए 130 का 90% हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 00 से 00 कैंसिल, 10 नंबर 17 से 117, यानी ये आ जाएगा 117, ठीक। यानी 100 रुपया के सामान पे हमको कितना का प्रॉफिट होगा, तो 17 यूनिट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी कह रहा है यदि एक सोफा सेट को हमने कितना में बेच रहे हैं, 117 रुपया में। क्वेश्चन में कह रहा है 117 रुपया में न बेचकर उसका वैल्यू दिया गया 23,400, ठीक, यानी 1 यूनिट, इसको काटेंगे तो 2 मरते कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। 1 यूनिट का वैल्यू 200। हमसे पूछ रहा है कि अर्जित लाभ कितना है, लाभ हमने कितना, 17 यूनिट प्राप्त किए। 1 यूनिट का वैल्यू 200 है तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो, 17 दूना 34, 3400, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोई वस्तु, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी व्यक्ति को कहा गया कि उसको 4/3 से गुना करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, 3/4 से गुना कर दिया। हमने बेस में यहाँ 3 है, यहाँ 4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल संख्या हमने मान लिया 12 यूनिट, ठीक। अब उस व्यक्ति को क्या कहा गया था, 4/3 से गुना करने पे, इसको 4 से गुना करेगा तो 4 से 12, 4 चौका 16, यानी कितना होता, 16 यूनिट होता। जबकि उसने क्या किया, 3/4 से गुना कर दिया, यानी 3/4 से गुना करने का मतलब हो गया 4 से 12, 3 से 9, 9 यूनिट, यानी आना चाहिए था 16, आया 9, यानी कितना कम आया था, आपने देख रहे हैं ये कितना कम आ रहा है, तो 7 यूनिट कम आ रहा है, ठीक। पूछ रहा है त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। होना चाहिए 16, आ रहा है 7 यूनिट कम, यानी 7 की कमी कितना पे, 16 पे गुने 100, यही हो गया त्रुटि परसेंट, यानी 700/16 अगर आप कीजिएगा तो ये कितना मरते लगेगा, तो 16 से लगाएंगे, ये 16 चक 64, यानी 64, ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, ये कैंसिल 0। अब कितना मरते लगाएंगे, 16 32, 16 48, 16 चौको 64, 16 48, 48, यानी 8 2 10, बचेगा कितना, 1 12 पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। अब लगाएंगे कितना, यानी 43 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें केवल लगभग में पूछ रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 44% इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, 44%। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, 3 महीने के लिए 16% वार्षिक दर पे 12,000 रुपये की धनराशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पे की जाती है, हमने ब्याज की गणना कैसे करना है, त्रैमासिक रूप से करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए शुरू में क्या दिया गया, यह बात हम पहले पढ़ लेते हैं। 3 महीने के लिए 16% की दर से, यानी रेट कितना दिया गया है, 16%, रेट दिया गया है 16%, ठीक। और टाइम कितना दिया गया, 3 मंथ, 3 माह, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमको कैलकुलेशन किस आधार पे करना, त्रैमासिक कैलकुलेशन करना है, यानी त्रैमासिक अगर कैलकुलेशन करेंगे तब क्या होगा, त्रैमासिक अगर कैलकुलेशन करेंगे तब देखिए
त्रिमासिक कैलकुलेशन करने पे रेट कितना होता है 16%। तो क्या था, वार्षिक था। अगर हम त्रिमासिक कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में कितना 3 महीना होगा, 4 को होगा, यानी रेट को 4 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड कर देंगे यानी 4 चौको 16, रेट कितना 4%। टाइम कितना दिया गया 3 माह। हमने देखा टाइम होता कितना है, 3 माह का हमको निकालना। एक साल को हमको कितना 4 महीना से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी टाइम को हमको क्या करना पड़ेगा, 1/, टाइम को हम लोग को क्या करना पड़ेगा 3/4, यानी देखिए 3 माह का दिया गया ना, तो देखिए एक साल में 1 ईयर में कितना होता है, एक साल में 12 महीना होता है, ठीक ना, 12 माह, यानी एक माह में कितना 1/12 ईयर, एक माह में 1/12 ईयर, एक माह में 1/12 ईयर। हमसे पूछ के आ रहा है 3 माह में, 3 माह में ईयर कितना हो जाएगा, 3 माह में 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 ईयर, यानी 3 चौको 12, यानी 1/4 वर्ष, यानी 3 माह की जगह पे हम 1/4 वर्ष लिख सकते हैं। हमको क्या कर रहा है 1/4 वर्ष ने यह त्रिमासिक गल करना है, यानी साल में कितना 3 महीना होगा, तो 4 3 महीना हो, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 1 वर्ष, यानी रेट कितना आ गया 1 ईयर, ठीक, यानी समय कितना आ गया 1 ईयर। अब हमको कैसे कैलकुलेशन करना, रेट हमको पता चल गया 4% के दर से, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया 1 ईयर, टाइम यानी 1 ईयर। देखिए हमको क्या कैलकुलेशन करना, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक वर्ष का 1 ईयर का CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यदि हम सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी 12,000 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक, रेट दिया गया 4% के दर से, एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो गया, डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी 00 से 00, 12×48 48,480 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी यही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 480। यानी आपको इस बात में यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझना था। क्या कंसेप्ट था कि टाइम दिया गया 3 महीना, 3 महीना करने का मतलब 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष, 1/4। अब इस 4 वर्ष को त्रिमासिक रूप से कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4, देखिए त्रिमासिक होता है तो रेट को चौथाई करते हैं, समय को 4 गुना करते हैं, ठीक है, यानी 4 से मल्टीप्लाई किए तो 1 साल आ गया, और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट, एक्स वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 903, 2003, 1673 को विभाज्य किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। वह शेषफल कितना है, जो हमको समान शेषफल प्राप्त हो रहा है वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह समान शेषफल कितना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, दिया गया है 903, 2003, ठीक, और दिया गया कितना 1673, ठीक। आप इन सभी में से इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, 903 और 2003 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये आ जाएगा 1100, ठीक। 2000 और 1673 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको 330, कितना 330। अब देखिए 900 और 1673 का, 903 और 1673 का डिफरेंस निकालिएगा, ये आ जाएगा 770, ठीक। वह संख्या अगर निकालना है यानी 330, 770 और कितना 11,000, इसका हमको क्या निकालना होगा, HCF निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए 11 छुपा हुआ है, 10 छुपा हुआ है और 3 छुपा हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए 11 छुपा हुआ है, 10 छुपा हुआ है और कितना 7 छुपा हुआ है। इसको देखिएगा तो इसमें 11 छुपा हुआ है, 10 छुपा हुआ है और फिर एक और 10 छुपा हुआ है, ठीक। अब देखिए HCF वह संख्या होता है जो सब में विद्यमान हो। सब में कौन सी संख्या विद्यमान है, तो देखिए 11 और 10 इसमें भी है, 11 और 10 इसमें भी है और 11 और 10 इसमें भी है, यानी HCF कितना हो गया 11 गुने 10, यानी HCF हो गया 110, यानी x का वह सबसे बड़ी संख्या कितना आ गया 110, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में जो समान शेष बचता है उस शेष निकालना, यानी 110 को लीजिए और कोई एक संख्या में डिवाइड कर दीजिए। आपने डिवाइड करने के लिए सबसे छोटा वाला संख्या उठाते, क्योंकि हमको आसान खोजना है, यानी 903 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कीजिएगा तो 11 अट्ठे लगाइएगा तो 88, यानी 880। जब इसको डिवाइड कीजिएगा 3 आ जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 आ गया, ये कैंसिल, यानी 23 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और आप इसको आसानी से कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए
इसमें देखिए दिया गया 0.868, यहाँ भी है 0.868, यहाँ भी है, तो दोनों जगह 0.868 है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 0.868 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 0.237 प्लस कितना बच रहा है 0.763, ठीक है। डिवाइड बाय देखिए नीचे में क्या है 0.7, यहाँ भी है 0.7 यहाँ है, तो क्यों ना हम 0.7 को कॉमन ले लेते हैं, 0.7 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 0.936 प्लस 0.064, ठीक। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए ऊपर ऐड कीजिएगा तो देखिए 7 3 10 के शून्य हासिल 1 1, 6 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 7 2 9 1 10 यानी 0 1 आ गया, 1 आ गया ऊपर। देखिए 6 और 4 10 के शून्य हासिल 1, 6 3 9 1 10 के शून्य हासिल 1, 9 1 10 यानी 1 पॉइंट समथिंग, यानी ऊपर भी 1 नीचे भी 1, इस 1 का कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है। अब देखिए 0.868 डिवाइड बाय कितना दिया गया 0.7, जब इसको सॉल्व कीजिएगा इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं 868 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1। अब 7 से इसको काटिएगा तो 1 मरते लगाएंगे, बचा कितना 1, 7 दूना 14, 2 6 बच रहा है यानी 7 चौक 28 यानी 124, 1 से यहाँ कट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना -2 यानी 124 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.24, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 100 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल कितना स्टूडेंट भाग लेता है, देखिए एक तरफ बॉय भाग लेता है, बॉय कितना लेता है 1000, ठीक। अब 1000 में से क्या कह रहा है आगे देखिए 1000 में से कह रहा है 40% लड़के क्या होते हैं पास होते हैं, यानी 1000 का 40% जो है पास होता है, तो फेल कितना होगा 60%, यानी 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 400 और ये आ जाएगा 600, ठीक। ये फेल है, ये फेल है, ये पास है, ठीक। ये किसका? बॉय का। अब गर्ल का बात कर लेते, गर्ल में क्या कर रहा है, गर्ल का बात कर लेते, इसमें गर्ल में टोटल संख्या कितना है 600, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें 35% लड़कियां उत्तीर्ण होती, यानी 35% अगर पास होगा तो फेल कितना होगा 5 10 3 1 4 6 4 यानी 65% फेल होगा, यानी 600 का अगर हम 35% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 210, यानी 210 लड़की क्या हुई पास हो गई। फेल निकालेंगे यानी 600 का 65% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 390, 390 क्या हो गया फेल हो गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो यानी फेल टोटल फेल कितना हुआ है आप देख रहे हैं 600 लड़का फेल हुआ है और 390 लड़की फेल हुई है, तो टोटल फेल हमने कितना देख लिया, टोटल फेल आप देख सकते हैं कितना 600 प्लस कितना 390, 600 और 390 को जब ऐड कीजिएगा ये आ जाएगा कितना 990, ठीक। अब टोटल स्टूडेंट कितना था, बॉय था 1000 और गर्ल थे 600, यानी टोटल स्टूडेंट कितना था, टोटल स्टूडेंट का बात किया जाए तो स्टूडेंट टोटल था कितना 1000 प्लस 1000 प्लस कितना 600, यानी टोटल स्टूडेंट था 1600। पूछ क्या रहा है कि उम्मीदवार में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करना है, यानी 990 अनुत्तीर्ण हुआ कितना पे 1600 पे, यानी 1600 डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व की जाए डबल जीरो कैंसिल, 8 2 से काट दे दिया था, 8 दूना 16, ये हो जाएगा कितना 4 दूना 8 1, 9 दूना 18 1, 2 पचे 10 यानी 495 डिवाइड 8, यानी 8 से जब काटिएगा तो 8 पचे 40, 8 छक 48, 48 49, 1 और 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक ही मरते लगाएंगे यानी 61 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोनी 6,50,000 की कुल राशि को 2 कार ए और बी खरीदती है। ए को 20% लाभ पर बेचती है और बी को 25% हानि पे बेचती है। उसी दोनों कार के एवज में समान विक्रयमूल्य प्राप्त होता है, तो ए और बी के क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए विक्रयमूल्य दोनों स्थिति में क्या आता है, समान आता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए,
ए और बी कार खरीदती है। ए पे क्या करते हैं 20% लाभ पे बेचती है। 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप देखिएगा तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25×100 यानी 1/4। ठीक, इसी का यहाँ पे हम लोग को यूज करना है। ए क्या करता है, ए और बी कार खरीदता है तो ए कार में क्या होता है, तो जो कॉस्ट प्राइस क्रैमुल यहाँ सेलिंग प्राइस। ठीक, क्रैमुल कितना 5 रुपया में खरीदती है ए और उसको क्या करते हैं 20% लाभ पे बेचता जाता है कितना में 6 रुपया में। ठीक, 5 में खरीदा 6 में बेचा। दूसरा क्या कर रहा है, बी का बात कर रहा है कि बी को खरीदा कितना में जाता है 4 यूनिट में और जब बेचा जाता है तो उसमें हानि होता है यानी 3 यूनिट में सेलिंग प्राइस। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है एवं जो समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है यानी समान विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है यानी सेलिंग प्राइस ऊपर 6 तो नीचे भी 6 होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। ठीक, यानी कहने का मतलब हो गया टोटल क्रय मूल्य कितना, उन्हीं ने इतना रुपए की कुल राशि में 2 कार खरीदा यानी टोटल क्रय मूल्य अगर देखा जाए तो ये पहले 5 था और ये 8, 8 5 कितना हो गया 13 यूनिट। 13 यूनिट क्रय मूल्य का वैल्यू कितना दिया गया 65,000, 6,50,000। ठीक, जब इसको काटिएगा 13 × 5 = 65, 5 मरते कट जाएगा यानी 5,000,000 यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है ए और बी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए का क्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट यानी 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, 25,250,000। अब बी का यानी 1 यूनिट, बी कितना है 8 यूनिट, कितना 8 यूनिट, बी का कितना है 8 यूनिट यानी 8 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 × 25 = 40 यानी 40, 8 × 25 = 40, 40 पे कितना 1 जीरो और आ गया और 2 3 जीरो और यानी 4 लाख। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। ए का वैल्यू ये आ गया और बी का वैल्यू ये। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। ठीक, संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 826 है तो वह संख्या निम्न में से किन 2 संख्या के बीच में स्थित होगी। आप इसको क्या करना है ऑप्शन के सहारे इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में कर रहा है 45 से लेकर वह संख्या कितना है 50 के बीच होगा। संख्या क्या हो सकता है 46 हो सकता है, 47 हो सकता है, 48 हो सकता है और 49 हो सकता है। ठीक, अब पहला कंडीशन क्या कर रहा है 2 अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है यानी इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक यानी इससे ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, इससे ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है और यहाँ 4 से 8 यानी कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है यानी संख्या क्या हो सकता है 48 यहाँ हो सकता है। 4 से ये कितना ज्यादा 5 ज्यादा यानी केवल संख्या यहाँ पे कितना हो सकता है 48 हो सकता है। ठीक, अब इसके साथ आगे कंडीशन क्या कर रहा है तथा संख्या तथा उसके अंकों के योग का गुणनफल 826 है। संख्या कितना है 48 और इनके अंकों का योग कितना 8 2 10 2 12, 12 में 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 8 एकम 8 14, 8 एकम 4 8 2 16 की 6 हासिल 1, 4 1 5 566 आ रहा है जबकि आना कितना चाहिए 826 यानी पहला कंडीशन से ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन बी लेंगे तो ऑप्शन बी में कितना दिया गया 55 से लेके कितना 60 तक। अब देखिए हो क्या सकता है 54 56 हो सकता है, 57 हो सकता है, 58 हो सकता है, 59 हो सकता है। ठीक, अब देखिए इन दोनों में 5 1 6 1 है, 5 6 7 2, 5 3 8 5 4 9 यानी केवल ऑप्शन क्या हो सकता है 59 हो सकता है। 59 के साथ कंडीशन अगर चेक करेंगे या तो 59 मल्टीप्लाई कितना इन दोनों का योग 9 5 कितना हो गया 13, 9 5 कितना हो गया 14 यानी 9 चक कितना हो गया 36 यानी 6 लास्ट में आ रहा है यानी 59 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 चक 36 के 6 हासिल 1, 9 एकम 9, 5 एक 20 9 29, 29 1 30 की 0 हासिल 3, 5 5 3 8 यानी 8 से 6 आ रहा है जबकि आना कितना चाहिए 826 आना चाहिए यानी ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में बी को अगर चेक करते एक बार और मल्टीप्लाई करते थे 9 चक 36 के 6 हासिल 3 आ रहा है। ठीक, अब देखिए 5 को 20 20 और 9 एकम 9 20 9 29 29 3 कितना हो गया 29 31 30 2 32 32 के 2 आ रहा है ना हासिल 3, 5 एक बाद 5 3 8 यानी 826 प्राप्त हो रहा है यानी हमको कितना आना चाहिए 826 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। और वो भी कौन संख्या अगर पूछता
तो संख्या कितना हो जाता 59। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि संख्या √54 प्लस √150 बराबर इतना दिया गया तो √216 प्लस √96 का मान होगा। दशमलव के एक स्थान तक उत्तर दीजिए। यानी सबसे पहले आप क्या कीजिए, √54 के बारे में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। देखिए 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 छक 54, 9 गुने 6 लिख सकते हैं, 9 गुने 6। 9 जब रूट्स में रहेगा तो रूट से बाहर निकल के 3 आ जाएगा, यानी 3 रूट से बाहर निकल जाएगा, 6 तो रूट के अंदर रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ नहीं, 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 150 के बारे में अगर सोचा जाए, ये आपको 15 दहाई 150 और 25 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 छक्का किया जाए, 25 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, 25 रूट से बाहर निकल के आ जाएगा 5, ये कितना √6। ठीक है, 5√6, यानी क्या दिया गया, प्लस में दिया गया, प्लस साइन हो गया, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8√6 का वैल्यू कितना दिया गया है तो 19.60। ठीक है, 8√6 का वैल्यू इतना दिया गया, यानी √6 का वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 8 दूना 16, 2 यानी 16 3 8 का 16 32, 8 चौक 32, 32 के बाद 35, 4 6 8 25 40, यानी 2.45 इसका √6 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है √216 प्लस √96 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। 216 के बारे में आपको पता होना कि 6 का क्यू होता है 216, और 96 का बात किया जाए तो 16 छक्का कितना होता है 96, 16 छक 96, यानी इसको अगर निकालिएगा तो यह 6√6 आ जाएगा 216, प्लस इसको देखिएगा तो 4√6। क्लियर, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10√6, 10√6, 10√6 यानी 10 तो 10 है, √6 का वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर देते हैं 2.45 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 24.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 742 को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पे दोनों हिस्से में कितनी कितनी राशि आएगी। देखिए 9 5 कितना हो गया, 9 अब 5 हो गया 14, 9 5 14, 14 यूनिट का वैल्यू दिया गया 742। ठीक, 14 यूनिट का वैल्यू दिया गया 742, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, 14 25 70, 5 मरते और 42 आ रहा है तो 42 यानी 53, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 53। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि दोनों का अलग अलग, यानी 5 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, 5 और रेशियो 9। ठीक है, 5:9 तो 5 में 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 में भी क्या करेंगे 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 या 15 के 5 हासिल, 1 50 25 1 26 265, और दूसरी 9 27 के साथ हासिल 2, 9 5 45 46 47, यानी 265 और 2477, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 70 और 7 है, उनमें से एक संख्या 35 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। हमको पता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF, मल्टीप्लाई क्या होता है LCM। पहली संख्या में दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, एक संख्या 35 दिया गया तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, सेकंड नंबर निकाल देंगे। HCF कितना दिया गया, HCF दिया गया 7 और LCM दिया गया 70, कोई दिक्कत नहीं। अब जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड नंबर बराबर कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाई 35, तब 35 दूना 70, 2 मरते यानी 7 दूना 14, यानी 14 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, संख्या इतना में 9 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। संख्या कितना दिया गया 96961। अब देखिए ये इस 9 का स्थानीय मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 9, इसके बाद कितनी संख्या 1 2 3 4, यानी 4 जीरो इसके पीछे लगा दे, 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए इस 9 का स्थानीय मान निकालना है, इसके पीछे कितना जीरो, 1 और 1 2 जीरो, यानी इस 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 9 पे कितना जीरो 2 जीरो। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 90900, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट,
ए और बी इतना और इतना का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपये के कुल लाभ में प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ए कितना पूंजी लगाता है, देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो यहाँ है तो 4 जीरो से यहाँ 2 और 2 4, 4 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना ए और बी का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना 15। अब इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 दे 15, यानी 3 और 2 कितना हो गया 5। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 2400, 2400 ठीक, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 5 को 20, 5 8 40 यानी 80 यानी 4800। हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। पहले को 2 यूनिट मिलता है, 1 यूनिट का वैल्यू 4800, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9 9600, और 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 8 3 24 के 4 हासिल 2 2 4 12 13 14, 14,400, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्यों? क्योंकि बी ए का वैल्यू कितना आ गया 9800 और बी का वैल्यू कितना आ गया 14,400। ये क्या प्रॉफिट है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट, 10 सेब के नमूने में एक सेब का औसत भार 104 किलोग्राम है, 104 ग्राम है, यानी 10 सेब का नमूना लिया है जिसमें से एक सेब का ही हमको दिया गया कितना 104 केजी, यानी 10 सेब में से एक का दिया गया, एक का जो भाग दिया गया कितना 104 ग्राम ठीक। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब के 20 ग्राम कम दिखाया, यानी एक सेब को होना चाहिए 104 ग्राम जिसमें से एक सेब में 20 ग्राम कम दिखाया है। तो एक सेब में एक्चुअल में होना कितना चाहिए, एक्चुअल हमको एक सेब में कितना 104 ग्राम, जबकि एक सेब के प्रत्येक सेब में 20 ग्राम कम दिखाया था। 20 ग्राम कम यानी प्रत्येक में 20-20 ग्राम की वृद्धि होगा, यानी एक्चुअल 104 में से हमको क्या करना होगा 20 ग्राम को ऐड कर देना होगा। जब 20 को ऐड करेंगे तो 124, यानी प्रत्येक में कितना हो जाएगा 124 ग्राम, टोटल 10 है तो 10 में प्रत्येक में 124 ग्राम है, तो एवरेज भी क्या होगा 124 ग्राम का हो जाएगा। पूछ क्या रहा उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा 124 ग्राम, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी ए बी रूल लगा के, या आप 100 रुपया, ए बी रूल क्या करता है पहले 20 + 10 माइनस 20 × 10 बटा 100 जब कीजिएगा तो ये कितना डबल जीरो, यानी 30 में से 2 गया 28, 28 हो गया, 28 में 15 के साथ लगाएंगे, 28 + 15 माइनस 28 × 15 बटा 100 ठीक है। ये हो जाएगा 8 2 10, 10 3 13 के 3 हासिल है, 2 1 3 1 4, यानी 43 से क्या आएगा कम आएगा। तो वो भी कितना कम आएगा, तो अब देखिए 28 को हमको क्या करना 15 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 × 5 = 40 हासिल 4 5 दूना 10 4 14 ठीक है। यहाँ आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 0, 8 2 10 2 12, 2 2 1 3 1 4 420, यानी हो जाएगा 4.20 को इसको घटाना होगा, 4.20 घटाएंगे ये हो जाएगा कितना 0 8, ये हो जाएगा 1 1 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 38.8%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अगर ऐसे भी ना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 100 यूनिट है, पहले क्या करा है 20% छूट दे रहा है, तो कितना में दे रहा है 80 में। अब क्या करा है इस पे 10% का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है, यानी कितना में 90% में बेचे रहा है, 90% में, यानी 80 का 90 पे 9 8 72, यानी 72। अब इसमें क्या करा है 15% का छूट दे रहा है, 15% छूट देने का मतलब कितना में बेच रहा है, तो आप देखिएगा 85% में बेच रहा है, यानी 72 का अगर 85% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 38.8%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि डी ए से 25% अधिक हो तो ए बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले इसको क्या कीजिए एक सिंप्लीफाई रेशियो में बदल दीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 ठीक। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखिएगा तो ये होता है 2/5 ठीक। और कोई फ्रैक्शन है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 1/4 ठीक। बस इतना ही फ्रैक्शन का आपको यूज है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कर रहा है ए बी सी ठीक, ए बी सी और आगे में क्या है डी है, 4 व्यक्ति है।
ए और बी में बात करा, ए जो है बी से 20% अधिक है। बी अगर 5 यूनिट है तो ए कितना होगा 20% अधिक, यानी 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक, आगे कह रहा है बी जो है सी से 40% कम है। बी जो है सी से, सी अगर कितना है 5 यूनिट है, सी अगर 5 यूनिट है तो बी कितना है 40% कम है, तो 2 कम हो गया यानी 3 हो गया। जब इसको एक सिंप्लीफाइड रेशियो में सभी को बदलिएगा तो देखिए 50 25 5 15 6 18 यानी 18 15 25। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, डी जो है ए से 25% अधिक है। डी जो है किससे, ए से। ए कितना, अगर 4 यूनिट ए होगा तो डी कितना होगा 5 यूनिट होगा। ये किसका, डी के बारे में बात कर रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई रेशियो में करना है। ये 18 है और ये 4 है, तो क्या कीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 दूना 36, और इसको कितना 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 चौक 36। अब सिंप्लीफाई रेशियो में क्या आ जाएगा, देखिए 18 दूना 36, ठीक, 15 दूना 30, अब 25 दूना 50, ठीक, अब 5 से क्या होगा 9 पचे 45 यानी 45। ठीक है, यानी ए बी सी और डी का रेशियो आपको प्राप्त हो गया। अब क्या कर रहा है, डी बी और सी के योग से कितना प्रतिशत कम है। बी और सी का योग कितना हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया यानी 80 हो गया। 80 से क्या पूछ रहा है, डी कितना कम है, तो यह कितना कम है, यह 45 और यहाँ 80 है, तो आप देखिए आप 35 कम है। ठीक, अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो 35 किस से, 80 से, बटा में 80 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 पचे 10, 4 दूना 8, अब 35 पचे कितना होगा 50, 25 के 5 हासिल 2, 5 15 16 170, 175 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 चौक 16 एक आ रहा है, 16 4 से 12 13 14 15 3 आ रहा है, 7 चौक 28 यानी 43.75% इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम है। जब 68 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हो जाए, यानी होना कितना चाहिए 58, लेकिन हो कितना रहा है 62.8 किलोग्राम, यानी कितना ज्यादा हो रहा है। तो आप देखिएगा कितना ज्यादा हो रहा है, यानी होना चाहिए था 58.4, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है कितना 62.8, यानी आप देख रहे हैं तो कितना ज्यादा हो रहा है, ये हो रहा है 0.4, 8 दो 10 दोबारा, यानी 4.4 यूनिट की ज्यादा हो रहा है। कितना व्यक्ति शामिल हो रहा है इतना यूनिट के साथ, 5 छात्र शामिल हो रहे हैं, यानी एक्चुअल में कितना का वृद्धि हो गया, 5 को 20 की शून्य हासिल हो, 5 को 20 22, यानी 22 यूनिट का वृद्धि हो गया, किलोग्राम की वृद्धि हो गई। और शामिल हुए तो कक्षा में सभी के छात्रों के औसत वजन में इतना ग्राम की वृद्धि हो गई, यानी सब में इतना इतना ग्राम की वृद्धि हो गई, यानी 22 व्यक्ति 22 किलोग्राम अगर एक्स्ट्रा आया, सब में कितना हो गया 0.55 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। 22 किलोग्राम या 22 किलोग्राम, पहले व्यक्ति कितना था x था, अब व्यक्ति कितना हो गया x प्लस 5, यानी सब व्यक्ति कितना हो गया x प्लस 5। अब सब व्यक्ति में कितना का वृद्धि हो गया है, जो वृद्धि हो रहा है वह कह रहा है कि 0.55 का वृद्धि हो गया, उसी वृद्धि को डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 22 से ये हटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 मरते, ठीक है, 5 से इसको काट दिया, 5 दूना 10, 20 मरते, 20 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 40, 40 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 5, यानी यह 5 माइनस में आ जाएगा, यानी 35 बराबर कितना हो जाएगा x। शुरू में व्यक्ति कितना था, तो 35 व्यक्ति था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपया है, इसे अंकित मूल्य पे 10% की छूट देते हुए बेचा गया। ठीक है, यदि लाभ 8% हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य 240 रुपया, ठीक है, उस पर क्या करता है 10% छूट देता है, यानी कितना में बेचता है 90% में। 240 का 90% निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 दूना 18, 18 और 3 हो गया 21, यानी 216 रुपया में वह वस्तु को बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि वह 8% लाभ होता है, जब 216 में बेचता है तो 8% का प्रॉफिट होता है, यानी 108 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 216, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 216 बटा 108। अब हम वस्तु का क्या चाहिए
क्रैमुल। तो क्रैमुल एक्चुअल में होता कितना 100% यानी 100 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 216 बटा 108 गुने 100 कर देंगे, यानी ये टोटल 100 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। इससे काटिएगा तो ये 2 मरते कट जाएगा, यानी 200 इसका वस्तु का क्या था, क्रैमुल था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।